हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक लैंडमार्क केस डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2000 का ये केस लो है। एंड दिस केस लो इज प्राइमरली बेस्ड ऑन सेक्शन 3 में जब आप देखोगे तो इमूवेबल की डेफिनेशन कुछ खास नहीं दे रखी, उसमें सिर्फ लिखा है कि एक्सक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेज। लेकिन उसी सेक्शन में आप जब नीचे जाओगे तो देखोगे अटैच टू अर्थ लिखा हुआ है कि किस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी जो है मूवेबल वो इमूवेबल में कन्वर्ट हो सकती है बाय अटैचिंग दैट प्रॉपर्टी विद द लैंड। तो इसी कंटेंशन से अराइज होता है ये केस कि कब एक मशीन जो है, सपोज करो कि कोई आप किसी फैक्ट्री को रन करने के लिए एक बहुत बड़ा जनरेटर लेकर आते हो और उसको जमीन में इस तरीके से एम्बेड करते हो कि वो इमूवेबल हो जाए, तो कब उसको इमूवेबल में समझा जाएगा प्रॉपर्टी को और कब मूवेबल में समझा जाएगा, इस चीज के रिगार्डिंग ये केस लो है। इसके फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं। आईसीआई लिमिटेड कंपनी होती है, वो अपनी जो एक फर्टिलाइजर प्लांट होता है उसको बेचती है। तो फर्टिलाइजर प्लांट को रन करने के लिए बहुत सारी मशीन्स होती हैं, तो उन मशीन्स को भी साथ में ही बेचती है वो। लेकिन कंटेंशन कहाँ अराइज होता है कि जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। अगर वो 100 रुपीज से अबव है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो उन्होंने उस सारी प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ लैंड को बेचने का तो उन्होंने स्टैंप ड्यूटी दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जो मशीनरी है उनको बेचने का उन्होंने कोई स्टैंप ड्यूटी पे नहीं किया। तो इनके उनकी टोटल जो स्टैंप ड्यूटी बनती थी वो तकरीबन 37 करोड़ की बनती थी और उसके ऊपर पेनल्टी लगाई 30 लाख रुपए की कि आपने मशीन जो है ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इनको भी तो साथ में ही बेचा है, आपने पूरा का पूरा एक फर्टिलाइजर प्लांट बेचा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ लैंड। अब इसी चीज से एग्रीड होकर पार्टी जो है हाई कोर्ट में जाती है। अब इसमें लीगल इशू क्या राइज होता है? लीगल इशू नंबर 1 है वेदर द प्लांट and the machinery in the instant case can be construed as the immovable property or not। मतलब प्लांट और जो लैंड है दोनों को एक साथ ही उन्होंने बेचा है, तो क्या जो मशीनरी है उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम कंसीडर करेंगे तो पार्टी को क्या करना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एंड सेकंड लीगल इशू ये अराइज होता है कि कब एक मशीन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि मूवेबल थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए कोर्ट को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी, ये इस केस का 2 इशू अराइज होते हैं। अब इस केस में कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं बना सकते कि जिन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये केस टू केस देखना पड़ेगा और उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे इस केस में। वो क्या थे कि जो इंटेंशन है पार्टीज की, जब भी आप मशीन लेकर आते हो, कोई भी आपने सपोज करो आप कोई एक बिजनेस रन करते हो और उसके लिए कोई मशीन खरीदते हो, सपोज करते हैं कि ऑयल निकालने का आप कोई बिजनेस रन करते हो, उसके लिए एक मशीन खरीदते हो, तो आपकी इंटेंशन कुछ तो होगी ना कि भाई इतने टाइम के लिए मेरे को ये बिजनेस रन करना है, या फिर जब तक मेरे को लॉस नहीं होगा, मैं इस बिजनेस में अगर प्रॉफिटेबल रहेगा तो मैं डेफिनेटली इस बिजनेस को रन करूंगा। तो क्या आपकी इंटेंशन परमानेंटली उस मशीन से बेनिफिट अराइज करने की है या नहीं है? ये एक प्रिंसिपल होगा जिससे कोर्ट क्या कर सकता है, ये कंक्लूड कर सकता है कि वो मशीन जो है वो मूवेबल है या इमूवेबल है। अगर तो पार्टी की इंटेंशन उसको परमानेंटली फिक्स करने की है एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या, ये देखना जरूरी है कि जो ओनर है लैंड का, क्या वही मशीन को एम्बेड कर रहा है या कोई टेनेंट उसको एम्बेड कर रहा है। अगर आप एक टेनेंसी, आपके पास टेनेंसी है किसी लैंड की और वहां पे आप बिजनेस रन कर रहे हो और आपकी कभी भी ये मंशा नहीं होगी कि आप परमानेंटली उसको फिक्स करो, क्योंकि कभी भी आपका जो लैंड ओनर है वो आपको नोटिस दे देगा कि भाई अब हम इसके आगे के लिए हम आपको नहीं देंगे। तो जो भी टेनेंसी होगी वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो वहां पे परमानेंटली आप उसको फिक्स नहीं करोगे। तो अगर मशीन को फिक्स करने वाला ओनर और लैंड को ओन करने वाला ओनर सेम है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसको माना जाएगा। दूसरी चीज क्या देखी जाएगी
कि आप एक प्लांट बेच रहे हो, पूरा का पूरा फर्टिलाइजर प्लांट बेच रहे हो, तो आपकी जो सेल डीड बनेगी उस सेल डीड को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि क्या आपने पूरा का पूरा फर्टिलाइजर एज ए बिजनेस, फर्टिलाइजर प्लांट का पूरा बिजनेस आपने ट्रांसफर किया है। जैसे इस केस में हुआ था, उन्होंने पूरा का पूरा नेटवर्क, जो भी एकदम पूरा फर्टिलाइजर प्लांट का बिजनेस जो था वो बेचा था, ना कि सिर्फ और सिर्फ लैंड। तो पूरे फर्टिलाइजर प्लांट में क्या क्या आ जाएंगे, जो भी स्टोर हाउस है वो आ जाएंगी, जो मशीनरी एम्बेडेड थी वो सब सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। थर्ड चीज क्या है, वेदर द मशीन इज एम्बेडेड बाय द ओनर ऑफ द लैंड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, कि क्या ओनर ने उसको परमानेंटली इंजॉय करने के लिए मशीन को एम्बेड किया है, और इट इज एम्बेडेड जस्ट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, और क्या सिर्फ और सिर्फ उस मशीन की एफिशिएंसी को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए उसको जमीन में एम्बेड किया है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज करने के मतलब क्या है इसमें, कि आप कोई भी मशीन लेकर आते हो, सपोज करो उसका नेचर इस तरीके का है कि जब तक आप उसको थोड़ा बहुत फिक्स नहीं करोगे वो अच्छे से काम नहीं कर सकती। जैसे मैंने पहले भी एक केस में एग्जांपल दिया था कि आप किसी शादी वादी के लिए आपने या फिर किसी भंडारे के लिए एक जनरेटर ले आए, उस जनरेटर को अच्छे से थोड़ा सा बांधना जरूरी है ताकि वो हिल डुल के इधर उधर गिर ना जाए। तो वो आप परमानेंटली वहां पे फिक्स नहीं कर रहे हो, वहां पे उसका पर्पज क्या है फिक्स करने का, कि आप सिर्फ ये चाहते कि जनरेटर अच्छे से काम करे और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उस जनरेटर से। तो यहाँ पे जो मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज का मतलब है यही है कि आप टेम्परेरी उसको बस फिक्स कर रहे हो ताकि उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। फोर्थ चीज हम क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे मशीन का कैसा है, क्या वो मशीन परमानेंटली अच्छे तरीके से एम्बेड करके तभी यूज की जा सकती है, या फिर उसको टेम्पररी फिक्स करके भी यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे फर्टिलाइजर प्लांट की जो मशीनरी है उसको आप बिना परमानेंटली फिक्स किए आप फर्टिलाइजर प्लांट चला ही नहीं सकते हो, तो इसमें कोई भी डाउट अराइज होना ही नहीं चाहिए कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। और ये सारी चीजें इस केस के फैक्ट से भी हमें समझ में आती हैं कि सेल डीड में भी पूरा फर्टिलाइजर प्लांट का बिजनेस ट्रांसफर किया गया है, ना कि सिर्फ और सिर्फ लैंड। और जो मशीन्स का नेचर है वो भी इस तरीके का है कि आप जब तक उसको फिक्स नहीं करोगे तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगी। थर्ड चीज क्या थी इसमें, जो ओनर था, ओनर की कभी भी इंटेंशन थी ही नहीं कि उसको मशीन अलग से बेचनी है और प्लांट अलग, मतलब जमीन जो है वो अलग से बेचनी है। उसने परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उसको किया था। तो इस केस में यह हेल्ड हुआ कि मशीन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस केस के पर्पज से, और उसको स्टैंप ड्यूटी उस मशीन के रिगार्डिंग, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो पे करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये केस जरूर समझ में आया होगा, और आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लो बाइट्स 906 के नाम से आप उसको टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच।